Good morning, students. Hi, hello. How are you? I know you are all very, very fine. So let's continue for our next class. Okay. Yes. I hope the board is very audible and clear. Yes. Okay. So last lecture में हम कहाँ तक आए थे अपन कहाँ तक आए थे? तो हमने सीखा था कि डायमेंशंस बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ का कैसे आता है वो हमने सीखा था, है ना? यहाँ सब समझ में आया आपने को? क्या क्या डायमेंशंस रहते हैं हमारे पास? क्या क्या डायमेंशंस रहते हैं? जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को छोड़ के जो सभी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ है उनको सभी को हमको क्या करना है? स्टडी करना है ना? तो जब हम सभी से फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को हम स्टडी करेंगे तो अपने को क्या लगता है कि हर एक डिराइव्ड क्वांटिटी इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द फंडामेंटल क्वांटिटी। कैसे डिपेंडेंट है फंडामेंटल क्वांटिटी पे? बाय सम रिलेशनशिप, है ना? m मास टाइम्स होता है। अगर सिर्फ मास बोलोगे तो वो मास टाइम्स होता है। स्पीड बोलोगे तो कैसे डिपेंडेंट होता है? स्पीड इज इक्वल्स टू व्हाट? स्पीड इज इक्वल्स टू व्हाट? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना? व्हाट इज डिस्टेंस? m0 l1 t0। और टाइम पे कैसे डिपेंडेंट रहता है? m0 l0 t1। और इसको हमने कंपेयर करके क्या सीखा था कि l1 t-1 ऐसे एक क्वांटिटी डिफाइन की जा सकती है। एनी डिराइव्ड क्वांटिटीज वी कैन एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, हाँ। तो इसी के एप्लीकेशंस हमने कल देखा था कि व्हाट आर द 3 एप्लीकेशंस, मेन एप्लीकेशंस की व्हेन वी कैन चेक वेदर अ फंडामेंटल क्वांटिटी इज कंसिस्टेंट और नॉट। कि एक फार्मूला हम चेक कर सकते हैं कि वो फार्मूला सही है क्या नहीं है ना? फार्मूला कोई भी बोला बता देगा कि हाँ ये एनर्जी का है, एनर्जी का फार्मूला E=mc²। चलो चेक करके दिखाओ E=mc² फार्मूला चेक है कि नहीं। लेट अस सी, वो भी हम चेक करेंगे E=mc² सही है या नहीं है। देखो E=mc², इज इट करेक्ट? आइंस्टाइन ने बोला E=mc²। क्या ये करेक्ट है? शायद हो है या नहीं, हमको पता नहीं, पर हम डायमेंशनली इसको चेक कर सकते हैं। लेट अस चेक हाउ। E मतलब क्या होता है? उन्होंने कहा E मतलब एनर्जी। उन्होंने कहा E मतलब एनर्जी। M मतलब क्या कहा उन्होंने? मास। और उन्होंने कहा था C इज वेलोसिटी ऑफ लाइट। C इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, है ना? हाँ, तो ये तीन उन्होंने कहा है ना? तो अब हमको क्या करना है? ये तीनों को कंपेयर करना है और क्या बोलना है कि लेट अस सी दैट वेदर दीज 3 एग्जिस्ट और नॉट। एनर्जी का क्या है हमारे पास? एनर्जी का डायमेंशंस क्या है? m1 l2, है ना? t-2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। ये डायमेंशन कितनी है? एनर्जी की। मास के डायमेंशंस क्या है? मास के डायमेंशंस क्या है? m1 l0 t0 है। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट? वेलोसिटी ऑफ लाइट का डायमेंशन क्या है? m0 l1 t⁻⁻1, है ना? क्योंकि क्या है वेलोसिटी है ना? वेलोसिटी की डायमेंशन जस्ट हमने देखा था, है ना? और उसका क्या है? स्क्वायर है। ओके, तो अगर ये दोनों इक्वल है, if they both are LHS, this is LHS and this is RHS. If LHS is equals to RHS, then we can say that this equation is consistent. This equation is consistent. देखो क्या होता है फिर, है ना? LHS तो यही है, RHS क्या हो रहा है? RHS तो क्या है? m1 plus 0 l0 plus, अभी इसको हम पहले से फिर से एक बार सॉल्व करके देखते हैं। m1 l0 t0, है ना? 0 into 2 is 0, 1 into 2 is 2, है ना? 1 into 2 क्या होता है? 2 ही होता है। -1 into 2 क्या होता है? -2। ठीक है, बस अब ये दोनों को हमको साथ जोड़ना है। ओके, सो m1 l2 t-2, है ना? दोनों को हमने साथ जोड़ लिया तो हमको क्या होता है? दिस इज नथिंग बट व्हाट? RHS, है ना? LHS, ये हमारा RHS है और ये हमारा LHS है। व्हाट कैन यू से फ्रॉम दीज 2 इक्वेशंस? ये दो इक्वेशंस को देख के हमको क्या पता चल सकता है कि LHS equals RHS, है ना? हाँ, if LHS is equal to RHS, then you can say that this equation equals to mc² is correct। तो चलो हमने equals to mc² को कंफर्म कर लिया कि ये सही है, गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ा है। ठीक है, ऐसे हम किसी भी इक्वेशन को क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं कि ये सच है या झूठ है ना? या सो इट्स गुड दैट वी हैव लर्न दिस, है ना? हमें कुछ बड़े साइंटिस्ट की थ्योरी को प्रूव करना आ सकता है कि नहीं? यस, वेरी गुड, वाओ। सो LHS इक्वल्स टू RHS। इसी के एप्लीकेशंस ओरिएंटेड कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो अभी देखना है। ओके, सो लेट्स टेक द क्वेश्चन। या द क्वेश्चन इज फाइंड द डायमेंशंस ऑफ A and B इन द रिलेशनशिप। ओके, हाँ,
if p is power x is distance and t is time, if p is power x is distance and t is time, if p is power x is distance and t is time, then find p equals to b minus x square upon 80. P equals to b minus x square upon 80. given relations में a और b निकालो. find a and b. a और b की वैल्यू हमें निकालनी है. ठीक है. यस. तो क्या कर सकते हो हम और क्या दिया है. a कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, p इज पावर है ना. p इज पावर इतना बताया. x मतलब डिस्टेंस है, t मतलब टाइम है. ओके. तो आपको क्या करना है अभी, जैसे जब भी आप इसको देखोगे ऐसे, तो आपको पहले टर्म्स अलग अलग करने. क्या करने हैं टर्म्स अलग अलग करने. तो टर्म्स अलग कैसे करते हैं, ये इसको हम पहले सॉल्व करते हैं. ओके. यस. सॉल्यूशन लिया. p into 80 equals b minus x square. b minus x square. इतना रिलेशनशिप आपको समझ में आया. यस. नाउ व्हाट विल सॉल्व, विल इसको हम सॉल्व करते हैं, है ना. p is nothing but what, power into what, a is a constant into time equals to what, b minus x square. So we have a power into time हमने कर लिया. पावर इंटू हमने टाइम कर लिया. पावर इंटू टाइम क्या होता है, एनर्जी होता है. एनर्जी इक्वल्स टू व्हाट, b माइनस x स्क्वायर. b माइनस x स्क्वायर. ये है एनर्जी, ये है b, ये है x स्क्वायर. क्लियर है. अभी क्या कर सकते हैं हम, x स्क्वायर के यूनिट आपको पता है क्या. क्या आपको x स्क्वायर के यूनिट पता है. यस. डू यू नो द यूनिट ऑफ x स्क्वायर. यस. x इज नथिंग बट व्हाट, डिस्टेंस. तो x स्क्वायर की यूनिट क्या होगी, है ना. सभी के डायमेंशंस हम लिख लेते हैं. ओके. a इज अ कांस्टेंट. ओके. एनर्जी के डायमेंशंस क्या है, m1 m2 t minus 2 equals b minus b minus x square. x square की यूनिट क्या है, m0 l2 t0. यस. ओके. चलो अब हम इसको कंपेयर करेंगे. b इज कंप्लीटली प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. हमको यहाँ पे यूज करना है. क्या यूज करना है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. व्हाट डज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी टेल अस. प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी व्हाट डज इट टेल अस, है ना. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो क्वांटिटीज. प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलते हैं कि हर एक टर्म का डायमेंशन सेम होता है. हर एक टर्म का डायमेंशन सेम होता है. दैट मींस व्हाट, द डायमेंशंस ऑफ b comma m0 l2 t0 comma a into m1 l2 t minus 2 are सेम. तीनों के डायमेंशंस क्या होते हैं, सेम होते हैं, है ना. यस. अगर ये तीनों के डायमेंशन सेम है, इसका मतलब क्या, कि b के डायमेंशन और l स्क्वायर के डायमेंशन क्या हो गए, सेम हो गए. b के डायमेंशन और l स्क्वायर के डायमेंशन क्या हो गए, सेम हो गए. तो हमको क्या पता चला, द डायमेंशंस ऑफ b इक्वल्स टू व्हाट, l स्क्वायर. देयरफॉर वी कैन राइट दैट डायमेंशंस ऑफ b विल बी इक्वल्स टू व्हाट, l स्क्वायर. देयरफॉर b के डायमेंशंस किसको इक्वल होते हैं, l स्क्वायर के डायमेंशन. ओके. दिस इज योर आंसर करेक्ट, है ना. इतनी बात क्लियर. ओके. आगे बढ़ते हैं. a इंटू दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, b स्क्वायर. इसको हम सॉल्व कर सकते हैं ना. a इंटू डायमेंशन ऑफ दिस, इसका डायमेंशन मल्टीप्लाई बाय a विल बी इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ व्हाट, l स्क्वायर, है ना. ओके. सो लेट अस सॉल्व दिस. सो a डायमेंशन ऑफ m1 l2 t minus 2 will be equal to the dimension of what, b. ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म. ये पूरे टर्म का डायमेंशन किसको इक्वल होगा, b के डायमेंशन से. इसका मतलब ये l स्क्वायर को इक्वल है. क्लियर है इतनी बात. ओके. अब
ये क्वांटिटी है ना वो यहाँ पे जाके क्या होगी, डिवाइड होगी। तो डायमेंशन ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू व्हाट, है ना, दिस इज मल्टीप्लाई, यहाँ पे वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, है ना, एल स्क्वायर अपॉन m1 l2 p माइनस 2। ओके, ये क्वांटिटीज ऊपर लेके जाओ, m माइनस 1 l0, ये माइनस 1 और माइनस 2 को लेके क्या बनेगा, प्लस 2। ठीक है, सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ ए का हमने डायमेंशंस पता कर लिया। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ ए, m माइनस 1 l0 t प्लस 2। ठीक है, दीज आर द डायमेंशंस ऑफ कांस्टेंट ए, ये आपको पता करना, दिस इज इट। चलो, हमको ए के डायमेंशन पता चले, बी के भी डायमेंशन पता चले, है ना। यस, सो लेट अस मूव ऑन अहेड। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम में। तो द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज the velocity of the particle depends upon time in the equation v equals to a plus bt c upon d plus t. The velocity of the equation depends upon v equals to a plus bt, plus c upon d plus t plus c upon d plus t। ये इक्वेशन है, क्लियर है। यस, राइट द डायमेंशंस ऑफ ए बी सी डी। राइट डायमेंशंस ऑफ ए बी सी और डी के डायमेंशंस क्या है, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ ए बी सी एंड डी। चलो, है ना। यस, अभी इसके साथ इसको देखकर हम क्या बता सकते हैं कि डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी, है ना, v क्या है, वेलोसिटी। तो हमको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से क्या पता है कि हर एक टर्म के डायमेंशंस सेम होते हैं, हर एक टर्म के डायमेंशंस क्या होते हैं, सेम होते हैं, प्रोडक्ट वही रहेगा, टर्म के डायमेंशंस सेम होते हैं। मतलब वेलोसिटी के डायमेंशंस a के डायमेंशंस होंगे, वेलोसिटी के डायमेंशंस b into t होंगे, वेलोसिटी के डायमेंशंस c upon d plus t यही होंगे, है ना। तो वी नो दैट वेलोसिटी के डायमेंशंस क्या होता है, l1 t minus 1, है ना। तो ये डायमेंशन किसके होंगे, a के होंगे, है ना। l1 t minus 1, यही डायमेंशन किसके होंगे, b into t के होंगे। सो b into t, पर t के डायमेंशन हमको ऑलरेडी पता है, क्या है, l1 t minus 1 is equals to b into टाइम के डायमेंशन क्या है, t raised to 1, है ना। ये टाइम को हमको यहाँ लेके जाना है ना। सो दैट इज b upon l1 t minus 1 upon t raised to 1। ठीक है, हाँ, अब इसको हमको ऊपर लेके जाना है ना। सो दैट इज वी हैव l1 t minus 1 है, और ये प्लस 1 ऊपर जाके क्या बनेगा, माइनस 1 बनेगा, है ना। तो ये क्या होगा, l1 t minus 2, ये हो गए डायमेंशंस ऑफ b। तो डायमेंशंस ऑफ b पता चले आपको, v के डायमेंशंस है, ये a के डायमेंशंस है, या सो यू गॉट इट। a के डायमेंशंस और b के डायमेंशंस हमें पता चल गए, है ना। तो अभी हमको चाहिए c upon d plus t के डायमेंशंस, c upon d plus t के डायमेंशंस। तो इसके डायमेंशंस कैसे करने हैं, तो आपको यही फॉर्मूला यूज करके फिर से देखना है कि v के डायमेंशन मतलब क्या, l1 t minus 1, l1 t minus 1, यही डायमेंशन किसके हो गए, c upon d plus t, c upon d plus t, यही डायमेंशन हो गए। हाँ, तो इसको हमको सॉल्व करना है ना। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम ये क्या है, दिस नथिंग बट वेलोसिटी है ना, v equals c upon d plus t, ये टर्म को हम पहले सॉल्व करेंगे। इसको हम सॉल्व करेंगे कि वेलोसिटी, तो इससे क्या होगा, यहाँ पे वेलोसिटी इनटू टाइम का प्रोडक्ट हो सकता है, आपको और सिंप्लीफाई हो सकता है। लेट अस क्रॉस मल्टीप्लाई, v into d plus t इक्वल टू डायमेंशन ऑफ c, है ना। तो
वेलोसिटी इंटू डिस्टेंस, ये करो v इंटू डी प्लस v इंटू टी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ c। v इंटू टी क्या होता है? v इंटू टी इज नथिंग बट व्हाट? वेलोसिटी इंटू टाइम। दिस इज नथिंग बट डिस्टेंस, है ना। तो v इंटू डी प्लस वेलोसिटी इंटू टाइम इज व्हाट? डिस्टेंस, है ना। तो ये है L1 इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ c। c के डायमेंशन हर एक टर्म में वही होते हैं ना। हमने क्या किया, ये एक्सप्रेशन है इक्वल है, इसको ये अपने को पता है कि वेलोसिटी के डायमेंशंस और c अपॉन d प्लस t के डायमेंशंस क्या होंगे? सेम होंगे। तो हमको क्या करना है, वेलोसिटी के डायमेंशंस और ये टर्म है इसके डायमेंशन सेम होंगे, तो वी जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई। व्हाट डिड वी डू? वी जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, दैट इज v प्लस t इनटू v। हमने क्या किया, d प्लस t इनटू v कर लिया। तो v इनटू d प्लस t अगर हमने कर लिया, सो दैट इज नथिंग बट इक्वल टू c। ये नहीं इट इज नथिंग बट इक्वल टू c। तो अगर हमने c को इक्वल कर लिया, जस्ट मल्टीप्लाई टू vd प्लस vt इक्वल्स टू c। तो वेलोसिटी इनटू डिस्टेंस बता दिया है आपको, प्लस v इनटू डिस्टेंस, वेलोसिटी इनटू टाइम। ये तीनों डायमेंशंस, ये तीनों क्या हो गए? तीनों टर्म्स विल आल्सो हैव सेम डायमेंशंस। व्हाट? यस, देयरफॉर all these three dimensions, three terms will have same dimensions, and therefore all these three terms will have same dimensions। ये टर्म को डायमेंशन नहीं होगी, ये टर्म को भी उतने होगा, ये टर्म को भी सेम ही डायमेंशन जमा देगा। सो वेलोसिटी इनटू टाइम इज द नथिंग बट व्हाट? डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस, है ना। क्योंकि देखो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। व्हाट वी हैव टू यूज इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। सो इसके डायमेंशंस क्या है? लेंथ। तो लेंथ के लिए डायमेंशन किसके हो गए? c के हो गए, है ना। c के डायमेंशंस किसके हो गए? लेंथ हो गए। क्यों? क्योंकि ये टर्म इज डायमेंशनली प्रिंसिपल फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये पूरा इक्वेशन विल हैव सेम टर्म्स, विल हैव सेम डायमेंशन। सो ये वेलोसिटी के डायमेंशन ही इसको हो गए। तो इसको अगर वेलोसिटी के डायमेंशन है तो इसको वेलोसिटी इनटू ये जो टर्म होगा इसके डायमेंशन c को बराबर होगा, क्योंकि हमने क्या किया, कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या होता है? यूनिट्स थोड़ी ना चेंज होगी, क्या होगा? सिर्फ नंबर्स चेंज होते हैं ना, या सिर्फ नंबर्स चेंज होते हैं, है ना। सो वी कैन कंसीडर दैट। ओके, या सो c विल हैव द डायमेंशन ऑफ L1। हमको c का डायमेंशन पता चला, है ना। b का पता चला है, a का भी पता चला है, और कौन बचा? अभी लास्ट कौन बचा? a हुआ, b हुआ, c हुआ, d बच गया, है ना। तो ये देखो v इंटू d विल ऑल्सो हैव द डायमेंशन ऑफ लेंथ, क्योंकि इसका डायमेंशन लेंथ है तो तीनों के डायमेंशंस लेंथ के बराबर होंगे, है ना। सो v इंटू डी विल ऑल्सो हैव द डायमेंशन ऑफ लेंथ। तो इसको हम अगला वीक से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। यस, तो आप इसको सॉल्व करो। ये पार्ट मैं रब कर रहे वाला हूँ यहाँ का। v इज इक्वल्स टू c अपॉन d प्लस टी। इसको फिर से हम सॉल्व करेंगे। v इंटू डी प्लस v इंटू टी इक्वल्स टू c, है ना। यस, सो vd को डायमेंशंस किसके हो गए? लेंथ। वेलोसिटी इंटू डिस्टेंस, यही इक्वेशन में फिर से लिख रहा हूँ, विल बी हैविंग द डायमेंशंस ऑफ व्हाट? vt विल हैव द सेम डायमेंशंस ऑफ c, है ना। तो vt के डायमेंशंस किसको बराबर है? l रेज़ टू 1 को बराबर है, l रेज़ टू 1, वेलोसिटी इंटू डिस्टेंस, है ना। सो l1 t माइनस l1 t माइनस इनटू व्हाट? d है कांस्टेंट, आपको पता नहीं है, दोनों को हमको सॉल्व करके d का निकालना है। तो इसको क्या होगा? l1 अब ये टर्म यहाँ पे डिवाइड होगा, l1 t माइनस 4, ठीक है। यही होगा, l1 कैंसिल होगा, t माइनस 1 ऊपर जाके t प्लस 1 होगा ना। तो आपको क्या पता हुआ? डायमेंशन ऑफ dv पता चला, ठीक है ना। यस, ओके। सो हमको d के डायमेंशंस पता चल गए। यस, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। या नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। p इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 x अपॉन a।
Okay, so series P equals to m1 plus m2 into x upon a. ओके, इसको हमको सॉल्व करना है ना। इसको अगर हमको सॉल्व करना है तो आपको क्या पूछा है उन्होंने, द फॉलोइंग इक्वेशन गिव्स अ रिलेशनशिप बिटवीन m1 मास इज m1, एरिया इज a, p इज प्रेशर। यस, सो दिस इज p इज प्रेशर, ओके, x इज yes p is pressure, a is area, m1 is mass, m1 is mass, ये है मास, ये है एरिया, है ना। मास है, एरिया है, m1 है, और क्या पूछा है, what must be the dimension of x and m2, dimension of x, find dimensions of x and m2, ये दोनों के डायमेंशन आपको पूछे गए है ना। थैंक यू दादा। ओके, यस, सो ये हमारा क्वेश्चन समझ में आया। ये एक क्या है, दिस इज एन इक्वेशन, और इक्वेशन कंसिस्टेंट है, और इक्वेशन अगर कंसिस्टेंट है तो x और m2 के डायमेंशन हमको निकालने हैं। क्लियर है? यस, तो अभी चलो फॉर्म करते हैं। क्या कर सकते हैं हम, अभी जब भी हमको एक इक्वेशन दिखा तो हमको क्या कर सकते हैं, उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, लेट अस सिंप्लीफाई द इक्वेशन। अगर हमने इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया तो क्रॉस कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई है ना। प्रेशर इनटू एरिया विल बी इक्वल्स टू m1, है ना, इसको x को भी अंदर मल्टीप्लाई कर m1 इनटू x प्लस m2 इनटू x, है ना। x का भी पता नहीं है, m2 का भी पता नहीं है, मतलब x का भी पता नहीं है, m2 का भी पता नहीं है। ओके, पर m1 का तो पता है, m1 हैज नथिंग बट यूनिट ऑफ डायमेंशन ऑफ मास, p इनटू a क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया होता है, तो इसका हम डायमेंशन निकाल सकते हैं ना। m1 प्रेशर का डायमेंशन हमको पता है, पता नहीं है तो फॉर्मूला से निकाल सकते, प्रेशर इज नथिंग बट व्हाट, फोर्स अपॉन एरिया। यहाँ पे ऑलरेडी एरिया है, एरिया कैंसिल हो रहा है, तो ये डायमेंशन, इसके डायमेंशन किसके बराबर है, फोर्स के डायमेंशन के साथ, तो ये हुआ m1 इनटू x प्लस m2 इनटू x। तो फोर्स के डायमेंशंस क्या हो गए, m1 L1 T माइनस, ये है फोर्स के डायमेंशंस। m1 मतलब किसके डायमेंशंस होते हैं, m1 को किसके डायमेंशंस होते हैं, m1 उन्होंने कहा है ऑलरेडी वो मास है, तो मास के डायमेंशंस को इक्वल कर दो, है ना। m1 L0 T0 इनटू x के डायमेंशंस पता नहीं है, x को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस m2 मतलब क्या पता नहीं है, m2 इनटू x। तो चलो कम से कम इतना तो पता चला कि x के डायमेंशंस कितने हो गए, क्योंकि हमें ऑलरेडी मालूम है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में हर एक टर्म के डायमेंशंस क्या होते हैं, सेम होते हैं। सो दिस विल बी हैविंग द इक्वेशन, दिस विल हैव द इट्स डायमेंशंस विल बी इक्वल्स टू द डायमेंशन ऑफ दिस क्वांटिटी, है ना। हाँ, तो इसके डायमेंशंस कितने हैं, m1 L1 T minus 2 will have the dimension of this quantity, है ना, that is m1 L0 T0 into x। इसको हमने डिवाइड कर दिया, m1 L1 T minus 2 अपॉन व्हाट, m1 L0 T0। इसको हमको सॉल्व करना है, m1 कैंसिल हो जाता है ना, तो इसका डायमेंशन किसको आता है, L1 T minus 2, x के डायमेंशन हमें पता चले, है ना। क्लियर है ना, ये हमने क्या किया, ऊपर m1 जाएगा तो 1 माइनस 0 होगा, तो डायमेंशन क्या बचे, L1 T minus 2, तो L1 T minus 2 क्या हो गया, डायमेंशंस ऑफ x के डायमेंशन हमें पता चले। यस, अभी हमको क्या करना है, ये x को हमें यहाँ पे रखना है। सेम वे वी यूज, इफ यू ऑलरेडी नो द डायमेंशंस ऑफ x, then what you can do is m2 into x will be also having the dimension of f, so the dimensions of force will be also equal to the dimension of m2 into x, it will also equal to the dimension of m2 into x। f के डायमेंशंस कितने हैं, m1 L1 T minus 2, m2 मतलब पता नहीं है, ओके, क्योंकि उन्होंने m2 नहीं पूछा है,
m2 की पूछा है। x की डायमेंशन हमने ऑलरेडी निकाल लिया, कितने l1 t माइनस 2 है ना। आपको कैमरा दिख रहा है ना, यस ओके। l1 t माइनस 2 लिख लो यहाँ पे l1 t माइनस 2। हाँ तो x की डायमेंशन यहाँ पे लिख लो l1 t माइनस 2 और इसी को यहाँ पे लेके जाओ, m2 के डायमेंशन निकाल लो है ना। m2 के डायमेंशन क्या हो गए m1 l1 t माइनस 2 अपॉन l1 t माइनस 2। चलो हो गया है ना। अब x की वैल्यू से सब्स्टिट्यूट करो, यहाँ पे क्या होगा l1 से l1 कट हो जाएगा, t माइनस 2 t माइनस 2 कट होगा, m2 के डायमेंशंस क्या हो गए m रेज़ टू 1। चलो आपको m2 के डायमेंशंस पता चल गया क्या है m रेज़ टू 1। m रेज़ टू 1 मतलब बाकी के डायमेंशन सीधे 0 हो गए। ओके m2 और x के डायमेंशन दोनों के डायमेंशंस पता चल गए, वेल एंड गुड, दैट्स डन, ये हमारा काम हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। Okay, next problem will take yes. Okay, next problem है find the convert the unit find the conversion of 1 joule equals to dash volts। find the conversion unit निकाला गया और इसको हमको पूछा गया है 1 जूल इक्वल्स टू डैश वर्क्स। ओके तो पहली बात है तो 1 जूल किसका यूनिट है, ये जूल है वर्क का यूनिट। 1 जूल किसका यूनिट है, इट्स द यूनिट ऑफ वर्क है ना, वर्क का यूनिट है। ओके सो लेट अस सॉल्व हियर। सो 1 जूल विल बी द यूनिट ऑफ वर्क। वर्क का यूनिट क्या होता है m1 t माइनस 2 होता है ना। तो अगर हमको ये सॉल्व करना है तो हमने देखा कि हमें से कौन से भी इक्वेशन का यूनिट हम कन्वर्जन फैक्टर निकाल सकते हैं ना। यस तो इट इज नथिंग बट मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ वर्क हैज द डायमेंशन ऑफ, इट इज द यूनिट ऑफ इट इज द यूनिट ऑफ वर्क है ना, वर्क का ये यूनिट है। चलो यहाँ पे पुट करो यहाँ पे। सो वी हैव 1 joule that is 1 m1 l2 t minus 2 in SI unit। ऐसा लिख लो यही इक्वेशन को फिर से हम इक्वल्स टू एक कितना x अर्थ से पता नहीं तो हम इसको लगेंगे x अर्थ x into अर्थ पे अर्थ भी क्या है डायमेंशंस वर्क का ही लेता है तो उसके डायमेंशंस क्या है m1 l2 t minus 2 in CGS। इन क्या है ये इन CGS। ओके चलो अब उसको क्या करेंगे, हमें इसको सॉल्व करना है ना। तो ऐसा यूनिट में मास पे यूनिट्स लिखो, मास के यूनिट्स क्या होते हैं इन ऐसा यूनिट्स दैट इज 1000 kg। कितने होते हैं 1000 kg है ना। हाँ ओके लेंथ के कितना होता है, लेंथ के होते हैं 100 सेंटीमीटर तो उसका होगा ये स्क्वायर है ना। L का स्क्वायर है, L का यूनिट हमको ऐसा यूनिट लेके उसका स्क्वायर करना है। ओके या पहले हम लेते हैं 1 मीटर क्योंकि ऐसा यूनिट पहले मीटर से ना तो उसको हम यहाँ पे लेते हैं। ओके या पहले हम लिखते हैं स्टैंडर्ड। स्टूडेंट्स मास का क्या है यूनिट 1 kg, इट इज 1 kg। लेंथ का क्या है 1 मीटर उसका होगा स्क्वायर इनटू टाइम के क्या है 1 सेकेंड और उसका है raised to minus 2 या that is equals to x है ना। और ये CGS में क्या है यूनिट्स मास की बोलो 1 ग्राम, लेंथ का क्या है 1 सेंटीमीटर उसका होगा स्क्वायर, टाइम का क्या है 1 सेकेंड उसका रेज़ टू माइनस 2। क्लियर है, यस ये हमने लिख लिया। आगे हमको सिर्फ कन्वर्जन फैक्टर निकालना है तो सिर्फ हमको क्या करना है, ये डिवीजन ऐसे नहीं हो सकता है ना, ये डिवीजन ऐसे
करना है तो ऐसे डिवीजन नहीं हो सकता, तो आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है केजी का ग्राम में, मीटर का सेंटीमीटर में, सेकेंड का वैसे भी वही है ना। तो केजी का कन्वर्ट कर लो, 1 केजी कितना होता है 1000 ग्राम्स, 1 मीटर कितना होता है 100 सेंटीमीटर, उसका होगा स्क्वायर, 1 सेकेंड इज टू माइनस 2 एक्स, ग्राम्स का क्या है 1 ग्राम ही, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और ये 1 सेकेंड रेज टू माइनस 2 होल रेज टू माइनस 2 कर सकते हैं, है ना। अभी क्या होगा, जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, so x will be equals to 1000 grams upon 1 ग्राम, yes 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर क्या होगा 10000 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, 1 सेकेंड रेज टू माइनस 2, 1 सेकेंड रेज टू माइनस 2, 1 सेकेंड रेज टू माइनस 2। चलो अभी इसका आंसर हमको पता चल गया, सेकेंड रेज टू माइनस 2 गेट कैंसिल, सेकेंड रेज टू माइनस 2 सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ग्राम ग्राम, 1000 इंटू 10,000 कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7, so 10 रेज टू 7 विल बी द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। इतनी बार समझ में आ गई, हाँ। इसका मतलब 1 जूल इक्वल्स टू 10 टू द पावर 7 ओह्म्स, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई है ना। 1 जूल इक्वल्स 10 टू द पावर 7 ओह्म्स, ओके वेरी गुड। तो चलो आगे बढ़ते हैं, अभी हम क्या करते हैं, ओके चलो आगे बढ़ते हैं, या सो चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम क्या करेंगे, वी विल हैव वन क्वेश्चन, कि यहाँ पे क्वेश्चन है कि इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ स्ट्रेच स्ट्रिंग डिपेंड्स अपॉन फोर्स, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड मास पर यूनिट लेंथ म्यू, डिराइव द फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी। क्या राइटिंग है द क्वेश्चन, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ स्ट्रेच स्ट्रिंग depends upon the tension, length L of the string, length L of the string, and the mass per unit length, and the mass per unit length, okay, and comma mu of the string, mu of the string, mass per unit length की value mu of the string, derive the formula for frequency, derive the formula for फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का हमको फार्मूला निकालना है, क्या, चलो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला निकालो। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला निकालना है सिर्फ, है ना। हमने ऐसे ही करके उस दिन एक फार्मूला बनाया था, किसका, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का, कल का ही बात कर रहे हैं, है ना। तो कल हमने टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का कैसे फार्मूला निकाला था, कि हमने पावर्स एसोसिएट करते रेज टू एक्स रेज टू वाई किया था, और हमको फार्मूला बन गया था। वैसे ही हमको अभी करना है, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला निकालना है, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला बनाना। फ्रीक्वेंसी इज रिलेटेड टू टेंशन, मतलब क्या, टेंशन लिखो, फ्रीक्वेंसी इज रिलेटेड टू द बोलो टेंशन, ओके, टेंशन इज नथिंग बट उन्होंने कहा है फोर्स, तो कैसे रिलेटेड है, रेज टू एक्स लिख लो, हाँ, एंड मास पर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो लेंथ भी लिख लो यहाँ पे, लेंथ रेज टू वाई, और अलग क्या चीज है, मास पर यूनिट लेंथ म्यू, मास पर यूनिट लेंथ, उसका टर्म उसको क्या बताया उन्होंने, म्यू और रेज टू जेड है ना। हाँ, तो इन तीनों को हमको सॉल्व करना है ना। सो टेंशन की वैल्यू कितनी होती है, टेंशन पता नहीं, तो टेंशन को हम पहले सिंपलीफाई करें, टेंशन इज नथिंग बट फोर्स, क्या है, फोर्स रेज टू एक्स, लेंथ को किसके डायमेंशंस है, लेंथ के डायमेंशन, m0 l1 t रेज टू 0 लिख लेते हैं, सिंपलीफाई कर रहे हैं
म्यू उन्होंने कहा है ना, तो ये वैल्यू म्यू, क्या है म्यू, म्यू ऐसे लिखा है ना। तो ऑफ कोर्स मास पर यूनिट लेंथ कैसे रहेगा, इट इज m1 l0 t0 अपॉन लेंथ के डायमेंशन कितने हैं m0 l1 t0। ओके, तो इसके डायमेंशन लिख लो यहाँ पे m1 l0 t0 अपॉन m0 l1 t0, इसके डायमेंशन हमको निकाल के रेज़ टू z हो गया। फोर्स के डायमेंशंस भी लिख लो, फ्रीक्वेंसी के डायमेंशंस पता है t रेज़ टू -1, ये भी लिख लो t रेज़ टू -1। तो t रेज़ टू -1 विल बी इक्वल्स टू फोर्स रेज़ टू x, फोर्स क्या है m1 l1 t -2। स्टूडेंट्स अभी आपने छोटे छोटे जो है ना डायमेंशन को आपने लर्न कर लिया है, इसका मतलब है ना फोर्स के डायमेंशन आपने लर्न कर लिए, टाइम फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन हमने देखा उस दिन t रेज़ टू -1 है, टेंशन इज नथिंग बट स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर इट इज फोर्स। फोर्स के डायमेंशन आपको अभी तक पता है ना, हमने सॉल्व किया था लास्ट लेक्चर में, मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज l1 t -1 अपॉन t -1। इसलिए देखो फोर्स इज नथिंग बट मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन मतलब क्या मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिख रहा है आपको मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मास, मास इनटू एक्सेलरेशन इज फोर्स, ऐसे बन गए है ना। ये तो लेंथ है रेज़ टू x, सो l1 रेज़ टू y, ये क्या है m1 l -1 होगा, ये m1 l -1 मास पर रेज़ टू z, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये क्या है कुछ नहीं मतलब 1 है। अभी आपको इसको सॉल्व करके आंसर निकालना है। अभी देखो t रेज़ टू -1 है ना, इसका मतलब यहाँ पे क्या है m रेज़ टू 0 है, l रेज़ टू 0 है, t रेज़ टू क्या है -1 है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, ये x को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, m रेज़ टू x l रेज़ टू x -2x, और यहाँ पे क्या आएगा l1 रेज़ टू 1, ठीक है। सो m1 into z is z, l रेज़ टू -z, ठीक है। अभी हम इसको कंपेयर करेंगे है ना, तो m के टर्म्स देखो क्या आ रहा है, अभी इसको हम साथ भी मिला लेंगे है ना, तो देखो m रेज़ टू x और क्या है यहाँ पे कुछ नहीं तो z हो गया, l रेज़ टू क्या है l रेज़ टू x प्लस y है ना, l रेज़ टू x प्लस l रेज़ टू y, और l रेज़ टू क्या है -z। ओके, और क्या है t है t रेज़ टू what, t रेज़ टू -2x, t रेज़ टू what -2x। ओके, और यहाँ पे क्या है m रेज़ टू 0 l रेज़ टू 0 t रेज़ टू -1। अभी हमको कंपेयर करना है, सिर्फ क्या कंपेयर करके हो सकता है, यहाँ पे देखो 0 इक्वल्स टू x प्लस z है ना, यस, और क्या लिख सकते हैं 0 इक्वल्स टू 0 इज ऑल्सो इक्वल्स टू x प्लस y माइनस z, और क्या इक्वल है -1 इक्वल्स टू -2x। सिंपल, आई बात समझ में, ये तीन इक्वेशंस हमको मिल गई। सो वी हैव टू सॉल्व दिस थ्री इक्वेशंस, वी हैव found these three equations, we have found these three equations है ना। if you solve these three equations, these you will find the relationship between frequency and these force, nothing but tension, mass per unit और length है ना। तो आपको x y z की अगर ये वैल्यू समझ गए तो आपको पता चलेगा कि टेंशन के 1 टाइम्स रिलेटेड है, लेंथ के 2 टाइम्स रिलेटेड, 2 टाइम्स लेंथ का वो डिपेंडेंट है, मतलब रेज़ टू पावर 2 डिपेंडेंट है, मास की कितने पावर पे डिपेंडेंट है, फ्रीक्वेंसी पता चलेगा है ना। तो चलो अभी सॉल्व करते हैं। यहाँ से क्या पता चल रहा है x प्लस z इक्वल टू 0 ना, इफ x प्लस z इक्वल्स टू 0 तो आप क्या बोल सकते हो x इक्वल्स टू व्हाट, पहले हम यहाँ से सबसे इजी वाला कौन सा है, ये वाला इजी है, यहाँ पे आंसर पे पता चल सकता है -1 इक्वल्स टू -2 into x, ठीक है नहीं, तो -1 गेट cancelled, so x will be equals to 1/2, x will be equals to 1/2, clear है, ओके। also और कौन सी चीज पता है आपको कि x इक्वल्स टू अगर 1/2 होगा तो वो यहाँ पे आप पुट कर सकते हो ना, पुटिंग इन इक्वेशन 1। तो हम पहले क्या कर रहे हैं, सिंपलीफाई करने के लिए तीनों इक्वेशंस को नाम देते हैं है ना, यस। तो देखो
दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 3. So equation 1, 2 and 3 we have already found out, है ना. Just put the values. X equals to half यहाँ पे put कर दो in equation 1. In equation 1 if you put 0 equals to x plus z, है ना. X की वैल्यू यहाँ पे put कर दो half plus z equals to 0. तो z की वैल्यू भी प्लस हाफ यहाँ पे जाके माइनस हाफ बनेगा, है ना. We have value of z also, value of x also. अभी x और z की वैल्यूज यहाँ पे पुट करोगे तो y का भी आंसर आ जाएगा आपको, ठीक है नहीं. क्या आपको ये पार्ट ऑफ बोर्ड दिख रहा है? यस यू कैन सी, है ना. सो यू जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ x एंड z इन दिस इक्वेशन सो दैट यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y. देखो x प्लस y माइनस z इक्वल टू 0. x की वैल्यू कितनी है? हाफ. y की वैल्यू कितनी है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? y की वैल्यू नहीं पता है तो ये निकालिए. माइनस z की वैल्यू कितनी है? हाफ. z की वैल्यू कितनी है? माइनस हाफ है ना. माइनस z है ना. माइनस हाफ इक्वल्स टू 0. सो हाफ प्लस हाफ क्या हो गया? 1 हो गया, है ना. माइनस माइनस प्लस, सो y प्लस 1 इक्वल्स टू 0. सो y इक्वल्स टू माइनस 1, है कि नहीं. यस. अब ये तीनों साथ मिला लो और यू विल गेट द रिलेशनशिप बिटवीन x, y एंड z. तो क्या करते हैं अभी ये पार्ट में रब करता हूँ, मतलब आपको रिलेशनशिप पता चलेगा, है ना. यस. सो लेट अस रब दिस फर्स्ट पार्ट. So we have frequency equals tension raised to x. टेंशन मतलब क्या है? फोर्स, है ना. हाँ. सो टेंशन रेज टू x, x की वैल्यू है हाफ. ओके. लेंथ, लेंथ क्या है? लेंथ मतलब लेंथ रेज टू y है तो y की वैल्यू कितनी है? रेज टू माइनस 1. लेंथ रेज टू माइनस 1. और मास पर यूनिट में उन्होंने म्यू कहा है. म्यू दैट इज रेज टू z. z की वैल्यू कितनी है? माइनस हाफ. अगर इसको देखोगे फ्रीक्वेंसी मतलब f, फिर देखो टेंशन, टेंशन मतलब रूट टी, है ना. रेज टू हाफ मतलब क्या? रूट टी. रेज टू l, l रेज टू माइनस 1 मतलब क्या होता है? 1/l. आई बात समझ में? हाँ. म्यू रेज टू माइनस हाफ मतलब माइनस हाफ मतलब नीचे उसका वैल्यू. आई बात समझ में? तो ये है फार्मूला. ये फार्मूला को आप सही से देखोगे इट इज नथिंग बट 1/l अंडर रूट t बाय म्यू. तो यही फार्मूला है फ्रीक्वेंसी का. यही फार्मूला है फ्रीक्वेंसी का. और एक्सपेरिमेंटली यू नो दैट देयर इज अ कांस्टेंट हाफ. एक्सपेरिमेंटली किसी ने अगर वैल्यू पता कर लिया, एक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है उसमें टेंशन पता कर लिया, मास पर यूनिट पता कर लिया, लेंथ पता कर लिया, ये फार्मूला में पुट कर दिया. हमेशा वो फ्रीक्वेंसी को प्रोपोर्शनेट है पर प्रोपोर्शन फ्रीक्वेंसी को इक्वल नहीं हो रहा है. प्रोपोर्शन है क्योंकि डायमेंशन एनालिसिस क्या करता है? यूनिट बताता है, प्रोपोर्शनैलिटी बताता है पर वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता पाता. तो हमको ये पता चला कि हर बार अलग टेंशन लेने पर ये इक्वेशन में पुट करने के बाद फ्रीक्वेंसी को प्रोपोर्शन दिखा रहा है पर वो इक्वल नहीं बता रहा है. पर इक्वल कब बता रहा है? जब यू मल्टीप्लाई बाय वैल्यू हाफ. एक्सपेरिमेंटली द कांस्टेंट हाफ when multiplied equation held true. equation held true. ठीक है. equation held true कब हुआ? जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया हाफ से. so you will get the value of frequency as f equals to 1/2 into 1/l upon t raised to mu. So this equation was found. This equation was found true. Hence the frequency was correct. ये हमारा फ्रीक्वेंसी का फार्मूला बन चुका है. ओके स्टूडेंट्स. यस. तो चलो हम और आगे बढ़ते हैं. यस. Okay students, let's go on to the next problem, है ना. या हमें नेक्स्ट प्रॉब्लम के पास जाना है. स्टूडेंट्स मज़ा आ रहा है आपको ये सॉल्व करने के लिए? यस. ओके. तो एक लास्ट प्रॉब्लम यूज़ करेंगे. यस. फाइंड द फार्मूला ऑफ
centrifugal force acting on a particle, हाँ, derive the formula for centripetal force if it depends upon mass, velocity and radius. फिर एक प्रॉब्लम लेते हैं, derive the formula for m raised to x mass और velocity, ये depend if centripetal force depends upon mass, velocity and time. mass, velocity and time पे ऑलरेडी centripetal force डिपेंडेंट है. centripetal force का फॉर्मूला है क्या है? mass raised to x, velocity raised to y, टाइम रेज टू z. क्योंकि हमको पता नहीं कर कैसे रिलेशनशिप डिपेंडेंट है ना, तो वी कैन इक्वल टू k लिखते हैं. इक्वल टू k क्यों? कुछ ना कुछ कांस्टेंट तो होगा, है ना. यस, जैसे हमें पता चला अभी एक हाफ का कांस्टेंट था, वो प्रैक्टिकली ट्रू था. कभी हो सकता है, कभी कांस्टेंट, कभी नहीं भी हो सकता है ना. हाँ, तो सेंटीमीटर फोर्स का हमको फार्मूला ढूंढना है ना. फोर्स का फार्मूला जस्ट इक्वेट करो, डायमेंशंस पुट कर दो, है ना. यस, तो डायमेंशंस क्या है फोर्स के? m1 l1 t-2 है ना, k इनटू मास का डायमेंशन है m1 l0 t⁻0 रेज़ टू व्हाट x. वेलोसिटी के डायमेंशन क्या है? m0 l1 t-1 रेज़ टू y. टाइम के डायमेंशन क्या है? t⁻1 रेज़ टू z, है ना. ये तीन डायमेंशन हमको पता चल गए. अभी जस्ट इसको हमको सॉल्व करना है. इसको हमको क्या करना है? सॉल्व करना है. ओके, यस, चलो वही फंडा यूज करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं और इक्वल करते हैं, है ना. m रेज़ टू 1 l रेज़ टू 1 t रेज़ टू -2 will be equals to k into m रेज़ टू 1 into x करता है ना. यस, x t l रेज़ टू 0, है ना. ये वैसे ही रहेगा. ओके, चलो अब सिंप्लीफाई करते हैं. m रेज़ टू यहाँ पे क्या क्या है? कुछ नहीं है. m रेज़ टू x है. लेंथ रेज़ टू क्या है? 0 है, y है और कुछ नहीं है, y है. t रेज़ टू 0 है, -y है और माइनस, तो ये आएगा -y, ये आएगा +z. ओके, और यहाँ पे है m1 l1 t-2. ओके, बाय कंपेयरिंग हमको क्या पता चलता है? बाय कंपेयरिंग 1 equals to x, by comparing powers of fundamental dimensions. So 1 equals x, है ना. 1 equals y और -2 equals -y plus z. ठीक है. ओके स्टूडेंट्स, यस, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, है ना. यस, ओके, तो y की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे. y की वैल्यू हमको पता चली, x की वैल्यू पता चली हमको. जस्ट वी विल पुट इट हियर. सो बाय पुटिंग इट -2 इक्वल्स y की वैल्यू क्या है? 1. दे हैव पुट -1 प्लस z. या तो हम यहाँ पे ये -1 यहाँ पे क्या होगा? +1 होगा, है ना. y की वैल्यू क्या आ गई है? m1 x मास है, वेलोसिटी लेंथ टाइम है ना. हाँ, so x has been equals to 1, है ना. यस, फोर्स. ओके,
y की वैल्यू क्या है, t रेज़ टू y की वैल्यू 1 को इक्वल हो गई है। ओके, y इज इक्वल्स टू 1। ओके, चलिए देखते हैं क्या होता है। और z इक्वल्स टू क्या हो रहा है, z इक्वल्स टू -1 यहाँ पे बन जाएगा, क्या होगा प्लस में बनेगा -1 जाएगा mv/r। ओके, या स्टूडेंट्स ये है, उन्होंने टाइम नहीं दिया क्वेश्चन में, थोड़ा सा चेंज कर लिया टाइम में, ये वो रेडियस है, वही बोला अलग कैसा है, दिस इज रेडियस नॉट टाइम ना, चेंज कर लो क्वेश्चन में, दिस इज रेडियस। ओके, अगर ये रेडियस हो तो ये क्या होगा, लेंथ होगा, लेंथ होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, एल होगा, ये क्या होगा, एल होगा यहाँ पे, क्लियर है। अगर यहाँ पे एल होगा, यहाँ पे क्या होगा, एल होगा, तो यहाँ पे चेंज क्या होगा, एल रेज़ टू y प्लस एल रेज़ टू z होगा, एल रेज़ टू y प्लस एल रेज़ टू z, एल रेज़ टू y प्लस z, y प्लस z, और t रेज़ टू क्या होगा, 0 माइनस y, इट इज माइनस y। क्लियर ना, समझ में आई बात। क्वेश्चन में थोड़ा चेंज है, क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा उन्होंने गलत, हमारा गलत हुआ, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन ही गलत था, कोई प्रॉब्लम है, बाकी का सब पार्ट सेम है ना। ये भी हमने वहाँ पे लिख दिया है कि वैसे के वैसा है, यहाँ पे ये वैसे के वैसा है, ये वैसे के वैसा है, सिर्फ यहाँ पे एल रेज़ टू 1 होगा, तो ये 1z होगा। इक्वेशन में क्या है, x यहाँ पे नहीं है तो x वैसे के वैसे है, एल रेज़ टू कुछ नहीं था यहाँ पे, एल रेज़ टू y के साथ अभी z आ गया, और t के साथ कोई नहीं, t माइनस y है ना। अभी इक्वेशन हम फिर से एक बार देखते हैं क्या, देखो ये क्या हो रहा है, x इक्वल्स टू 1, x विल बी इक्वल्स टू 1 है ना, यस। और क्या है हमारे पास, y प्लस z है ना, y प्लस z विल हैव द डायमेंशन ऑफ 1, और किसका डायमेंशन है हमारे पास, माइनस y विल बी इक्वल्स टू -2। तो यहाँ पे इजीली पता चलता है x के और y के डायमेंशन पे, है ना। तो डायमेंशन ऑफ x will be equals to what, 1, डायमेंशन ऑफ y will be equals to what, 2, डायमेंशन ऑफ x equals to 1, डायमेंशन ऑफ y equals to 2। क्लियर है। अभी हम क्या कर सकते हैं, x और y के डायमेंशंस कहाँ पुट करेंगे हम, x और y के डायमेंशंस वैसे यहाँ पे पुट करेंगे ना। सो 1 will be equals to y में 2 plus z है ना, ये so z will be equals to 1 minus y, यहाँ पे 1 minus 2, so z will be equals to what, -1। हाँ, तो x के डायमेंशन पता हो गए हैं, y के डायमेंशन पता हो गए हैं, और z के डायमेंशन पता हो गए है ना। तो ये तीनों डायमेंशन हमको यहाँ पे पुट कर सकते हैं ना। सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स क्या होता है यहाँ पे, मास k इंटू मास रेज़ टू x, मास रेज़ टू व्हाट, x की वैल्यू क्या है 1, y क्या है वेलोसिटी रेज़ टू व्हाट, y है ना, y मतलब कौन है, वो है वेलोसिटी रेज़ टू स्क्वायर है ना, रेडियस रेज़ टू -1, सो रेडियस रेज़ टू -1। तो फॉर्मूला क्या है फोर्स का, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स k इंटू m v स्क्वायर, रेडियस नीचे आएगा अपॉन r, सेंट्रीपिटल फोर्स का ये फॉर्मूला हमारा बन चुका है, क्या है k इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r। स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला ये प्रैक्टिकली देखा जाए तो प्रैक्टिकली आपने वैल्यूज पुट किया तो k की वैल्यू इक्वल्स टू 1 आ रही है, k की वैल्यू कितना आ रही है, k की वैल्यू इक्वल्स टू 1, प्रैक्टिकली k इक्वल्स टू 1, मतलब सीधा हमने फॉर्मूला पुट कर दिया, मास के वैल्यू पुट किए तो सीधा सेंट्रीपिटल फोर्स कोई इक्वल आ गया, न्यूमेरिकली इक्वल्स टू ऐसा यूनिट्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लिए, मास की वेलोसिटी की और रेडियस की, तो ऐसा यूनिट्स के फोर्स कोई इक्वल आ गया। इसका मतलब k को कुछ वैल्यू मल्टीप्लाई करने की जरूरत, अलग मल्टीप्लाई करने की कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r, सो वी कैन से दैट k इक्वल्स टू 1, देयरफॉर सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स
mv स्क्वायर बाय r। तो ये होगा हमारा क्लियर पार्ट। आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, अब हम सिग्निफिकेंट फिगर्स पे जाएंगे। किस पे जाएंगे? सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स? देखो, अगर मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सी मैं बोला द मास ऑफ अ बॉल, मास ऑफ अ बॉल इज हाउ मच? 0.01 kg, है ना? तो आपको कुछ लगेगा क्या? हाँ लगेगा बस। ओके, कुछ है। अगर मैं मेरा एक फ्रेंड आता है और वो क्या बोलता है द मास ऑफ द बॉल इज 0.0100 kg, ऐसे बोलते हैं, तो आप क्या मानोगे? अरे इसने ये 001 लगाया, वैल्यू तो वैसे भी सेम है, तो उसने लास्ट में 0 क्यों लगाया? इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि इसने ना ये 2 डिजिट तक उसका पास एक्यूरेसी है ना? मतलब इसका वैल्यू भी चेंज हो सकता है, इसलिए तो उसने वो 0 है इसका वो बता रहा है ना। आई बात समझ में? तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट्स का रोल प्ले होता है। सिग्निफिकेंट डिजिट्स मतलब क्या? उतने डिजिट्स जो आपको एक्यूरेसी में हेल्प करते हैं। तो जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते हैं तो इसका मतलब क्या कि हमारी वैल्यू भी ज़्यादा एक्यूरेट है ना? ये दोनों वैल्यू, ये दोनों रीडिंग वही वैल्यू सिग्निफाई करती है। हाँ 0.01 kg, ये भी 0.01 kg। पर जब आप ये बोलते हो ना यूनिट, तो सामने वाले को क्या समझता है कि दिस वैल्यू इज मेजर्ड बाय अ मोर एक्यूरेट डिवाइस, ए मोर स्ट्रॉन्गर डिवाइस, है ना? तो दिस इज द यूनिट। ये वैल्यू क्या है कि हमें पता चलता है इससे क्या कि दिस इज मेजर्ड बाय अ वेरी प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट जिसकी एक्यूरेसी 0.001 तक भी वो चेंज हो सकता है, इसीलिए उसने ऐसे दिया, है ना? तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं? 1, 2 और 3, ये सिग्निफिकेंट डिजिट्स है ना? बात समझ में आ रही है आपको? तो ये 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक ये क्या है? द वैल्यू इज करेक्ट। सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या है? दीज आर द नथिंग बट द डिजिट्स विच हेल्प अस टू गेट द वैल्यू ऑफ द रीडिंग वेरी क्लियर और मोर एक्यूरेटली, है ना? तो हम सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बारे में पढ़ेंगे। which are known reliably or about which we have confidence in our measurement, plus one additional digit that is uncertain. ओके, सो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बारे में कुछ लिख लेंगे, है ना? ओके, सो देख लो सिग्निफिकेंट फिगर्स। और अबाउट विच ये डेफिनेशन है हमारे पास, और अबाउट विच वी हैव कॉन्फिडेंस इन आवर मेजरमेंट, प्लस वन एडिशनल डिजिट दैट इज अनसर्टेन, प्लस वन एडिशनल डिजिट दैट इज अनसर्टेन, ओके। इसका मतलब क्या कि इफ लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट is 185.2 centimeters, then it has 4
4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, उनमें से कौन है? यस, 3 आर रिलायबल, 1, 8, 5 आर रिलायबल एंड 2 इज अनसर्टन। ओके, यस, तो लास्ट वाला जो डिजिट होता है ना वो अनसर्टन होता है, तो उसको हमें राउंडिंग ऑफ से क्या करते हैं हम, उसको राउंडिंग ऑफ से उसको हम उड़ा देते हैं मतलब उसको हम निकालना चाहते हैं, है ना। वो राउंडिंग ऑफ का अलग हमारे पास क्या है टेक्निक्स है, तो वो भी हमको टेक्निक्स सीखने हैं, है ना। या तो हम टेक्निक सीखेंगे क्या, ये हमको लिख लेना था, तो हमने लिख लिया, चलेगा। और रूल सिग्निफिकेंट डिजिट्स के लिए कुछ रूल्स है, तो वो रूल्स भी हमको सीखने हैं, है ना। यस, दीड तास नाही ना झाला, 1 तास 1 मिनिट दीड तास नाही ना, बंद करू. नाही दीड तासपर्यंत चालेल. मला टाइम कसं दिसेल तुम्हाला ओके स्टूडेंट्स, या सो वी विल सी सम रूल्स विच आर इम्पोर्टेंट, है ना। कुछ रूल्स देखेंगे, व्हाट आर दोस रूल्स, सी द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट्स, नॉन जीरो रूल्स लिख लेना है, रूल्स ऑफ significant figures. What are rules of significant figures? First one is the non-zero digits are significant. Non-zero digits are significant, है ना। या मतलब क्या, अगर एक नंबर दिया जाए 2.567, तो ये सभी नॉन जीरो है ना, सभी क्या है, नॉन जीरो है। तो 2 भी नॉन जीरो है क्योंकि वो जीरो नहीं है, 5 भी नॉन जीरो क्योंकि वो जीरो नहीं है, 6 भी नॉन जीरो क्योंकि वो जीरो नहीं है, 7 भी नॉन जीरो क्योंकि वो जीरो नहीं है। तो ये सभी क्या है, सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। तो इसका मतलब यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितना है। ओके, इफ समबडी आस्क्स यू हाउ मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर देयर, देन यू विल से 4. हाउ मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स डज दिस नंबर हैव? Does this number have? कितने हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स, बोलो 1 2 3 4, क्यों, क्योंकि सभी नॉन जीरो है। ओके, सो द आंसर इज 4. कितने हैं, 4, 1 2 3 4, आपको लिखना है 4 नंबर्स, कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट, समझा आपको। हाँ, ओके। और क्या है सेकंड रूल, जीरोस बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट्स। जीरोस बिटवीन नॉन जीरो सिग्निफिकेंट डिजिट्स और जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स लिखते हैं, नॉन जीरो डिजिट्स लिखते हैं, है ना। नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, क्या है वो, सिग्निफिकेंट है। हाँ, तो फॉर एग्जांपल एक नंबर लेते हैं हम 6.028, 6.028, ये जीरो जो हमने लिखा है, ये जीरो, तो ये जीरो क्या है, ये जीरो है, जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स, दिस जीरो इज बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स, है ना। 2 नॉन जीरो डिजिट्स है, 6 के और 2 के बीच में है, तो यू शुड काउंट बिकॉज दिस इज सिग्निफिकेंट, ये क्या है, सिग्निफिकेंट है, दिस जीरो इज सिग्निफिकेंट, दिस जीरो इज सिग्निफिकेंट, सो हम इसको काउंट करना पड़ेगा। तो दिस 1 2 3 4, हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं हमारे, एक बार समझ में। ओके, देयरफॉर वी हैव 4 significant digits. What is the third rule? Third rule क्या है हमारे पास, zeros between decimal point and just right non-zero digit are non-significant if the number is less than 1. If the number is less than 1, मतलब 1 से अगर कोई छोटा नंबर हो, है ना, मतलब क्या, 0.0023, 0.056, 0.00071, ऐसे नंबर से जो 1 से कम है, तो उन्होंने क्या कहा है, द जीरोस बिटवीन द डेसिमल
डेसिमल पॉइंट, ये डेसिमल पॉइंट के और नॉन जीरो, जस्ट राइट नॉन जीरो, तो ये जीरोस को सभी को हमको क्या करना है, कंसीडर करना है, क्या करना है, कंसीडर करना है। तो इनको जीरोस को जीरो है इसलिए अभी यहाँ पे लिखा कि नॉन जीरो डिजिट्स को काउंट कर लो, इसका मतलब जीरोस को काउंट करना है क्या, नहीं है, क्या नहीं करना है, तब जब ये डेसिमल पॉइंट के नॉन जीरो डिजिट के बीच में होंगे तब, है ना, तो ये दोनों जीरो तब तक काउंट होने वाले हैं। यस, देयरफॉर this equation is how many significant is 1 2 3 4 4 significant digits, यहाँ पे कितने हैं 1 2 3, यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 4 5, एक बार समझ में 4 3 और 5 सिग्निफिकेंट डिजिट, क्यों, क्योंकि हमको ये तीन जीरोस को काउंट करना है, ये तीनों को काउंट करना है, क्योंकि वो क्या है, इट इज बिटवीन डेसिमल पॉइंट एंड द जस्ट राइट नॉन जीरो डिजिट। तो इसको क्या लिखना है, यहाँ पे रूल क्या लिखना है, द नंबर इज लेस देन 1 देन द zeros between decimal point and just right non zero digit are significant, डन, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड रूल था, है ना, और भी हमारे पास कुछ रूल्स हैं वो भी हम लिखेंगे, है ना। सो हमें 3 रूल लिख लिए ना, okay, so let's see rule 5. The power of the 10, the number is to the right of the hand. If the decimal point is not there, then the trailing zeros are not significant. अगर decimal point नहीं है तो, okay, rule 4 क्या है, if decimal point is not there, decimal point is not there, then the trailing zeros are not significant, मतलब क्या, वो significant नहीं है। कौन से, अगर मैंने कहा 4200, मैंने कहा 42,000 कहा, मैंने कहा 420 कहा, तो ये दो जीरोस, ये तीन जीरोस, ये एक जीरो, ये नहीं काउंट करने, ये भी नहीं काउंट करने, ये भी नहीं काउंट करने। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने, 1 2, यहाँ पे कितने 1 2, यहाँ पे कितने 1 2। आई बात समझ में। व्हाट इज द रूल फॉर ट्रेलिंग जीरोस और व्हाट नॉट सिग्निफिकेंट, है ना। सो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, यहाँ पे भी कितने 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, यहाँ पे भी कितने 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। आई बात समझ में, इतना ही है हमारे पास। यस, चलो रब करने वाले के बाद फोर्थ रूल। अब हम फिफ्थ रूल पढ़ते हैं। व्हाट इज द फिफ्थ रूल? द फिफ्थ रूल इज दैट नंबर विद डेसिमल्स zeros to the right of the last non-zero digits are significant, है ना। हाँ, if there is a number with decimal, if the number with decimal point, then the zeros after non-zero digit are significant। देखो ये इंपॉर्टेंट रूल है। क्या बताया उन्होंने कि अगर ऐसा नंबर रहेगा
4.2000। अभी जस्ट हमने पता कर किया था कि 400 रहेगा या 420 रहेगा, तो ये जीरोस को आपको काउंट नहीं कर रहे बोले ना अभी। अभी यहाँ पे बोले सर 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, यहाँ पे भी 2, तो वैसे यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2 होने चाहिए कि ना? नहीं, जब डेसिमल पॉइंट रहता है तब ये डेसिमल पॉइंट के बाद वाले सिग्निफिकेंट डिजिट्स को भी काउंट करना होता है, ये तीनों को भी काउंट करना होता है। आइए समझ में। सो द डेसिमल्स पॉइंट if the number with decimal point, that is zeros after non-zero, zero after non-zero digit are also significant। तो यहाँ पे significant digits कौन है? ये दो तो है, पहले से ये दो है, तो यहाँ पे कितने significant digits है? 4 numbers। तो यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 4 5, अभी 5 significant digits है। सिंपल है ना? समझ में आई बात? यस, तो हमको इतना पता चला है ना? यस, तो चलो आगे जाएंगे। रूल 6 क्या है? द पावर्स ऑफ द 10 आर ऑल्सो नॉन सिग्निफिकेंट। Rule 6 say the power of the 10 are also non-significant। Are also non-significant। मतलब क्या है कि देखो ना, अभी हमने जब ऐसे कहा 4200 कहा, 420 का, अभी भी बोला सर 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, अभी भी बोला 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। इसका मतलब क्या? मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 42 × 10 to the power 2, इसको मैं कैसे लिखता हूँ 42 × 10 to the power 1, और सिर्फ 42 रहेगा तो इसको मैं बोल सकता हूँ 42 × 10 to the power 0, ऐसे भी लिख सकता हूँ। मतलब अभी भी सिग्निफिकेंट डिजिट्स 2 है, अभी भी 2 है, अभी भी 2 है ना? इसका मतलब क्या? 10 का कुछ पावर बना तीनों के लिए, और उसका रोल कुछ चेंज हुआ क्या? नहीं ना। अगर एक मैंने ऐसा नंबर बताया 42 × 10 to the power 16 बोला, इसके पास सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हो गए? इसके पास अगर हमने इसको लिखा 42 और 16 जीरोस लगा लिए, तो 16 जीरोस का कुछ यूज ही नहीं है ना, क्योंकि वहाँ पे डेसिमल पॉइंट नहीं है। तो डेसिमल पॉइंट जब तक नहीं होता है ना, तब तक 10 to the power कुछ भी रहो तो उसका कुछ रोल प्ले नहीं होता है। सो द पावर ऑफ 10 आर ऑल्सो नॉन सिग्निफिकेंट, तो इसका कुछ रोल नहीं। यहाँ पे भी 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। ये सभी जगह पे पावर सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने? 2 ही है। आई बात समझ में? तो ये रूल 6, ये रूल 6। अभी रूल 7 देखो क्या है? द चेंज इन यूनिट्स डज नॉट चेंज द Yes, the change in rule does not change the number of significant digits। मतलब आप रूल्स ये चेंज करोगे क्या? यूनिट चेंज करोगे, हाँ, यूनिट आप चेंज करोगे। इफ यू चेंज द यूनिट्स देन यू कैन नॉट, देन नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स डू नॉट चेंज, देन नंबर ऑफ significant digits do not change। number of significant digits do not change मतलब क्या है कि अगर 4200 क्या है आपके पास? 4200 kg है ना, या 4200 ग्राम्स है आपके पास। 4200 ग्राम्स एक ऑब्जेक्ट है, तो आप 4200 ग्राम्स को केजी में कितना लिख सकते हो? इज इक्वल्स टू 4.2 केजी ना। तो देखो अभी भी सिग्निफिकेंट डिजिट्स 2 ही है और अभी भी कितने हैं? 2 ही है। मतलब ग्राम्स को अगर हमने केजी में कन्वर्ट किया तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स चेंज हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे ना। मतलब यूनिट्स चेंज करने से सिग्निफिकेंट डिजिट्स चेंज ही नहीं होते। तो और एक एग्जांपल लेते हैं, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट्स 1 है, यहाँ पे भी वाले क्योंकि बाद में वाले जीरो हम नहीं काउंट कर रहे हैं। आई बात समझ में? तो इफ़ यू चेंज द यूनिट्स नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स डू नॉट चेंज। तो ये चीज़ें हमको लर्न करनी है, इसके ऊपर बढ़िया से एक्सरसाइज सॉल्व करने का है आपको। तो आपको समझ में आएगा। ओके, रूल 8 देखो क्या है? द एग्जैक्ट नंबर्स अपीयरिंग इन द मैथमेटिकल फॉर्मूला आर ऑल्सो नॉन सिग्निफिकेंट। मतलब अगर मैं ऐसे बोलूँगा कि द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 × साइड कितना होता है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है? 4 × साइड है ना, कितना होता है? 4 × साइड, 4 तो साइड की वैल्यू कितनी है? कितनी में रहेगी? लेटेस्ट लेंथ L रहेगी है ना। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 4.00 × साइड लिख सकता हूँ। यही फॉर्मूला में 4.000 ×
लेंथ भी कंसीडर कर लो, यही सभी फॉर्मूला सेम हो गए ना। इसका मतलब हर एक बार सिग्निफिकेंट डिजिट्स का वैल्यू बढ़ेगा। देखो यहाँ पे मैं डेसिमल पॉइंट कर रहा हूँ, इंक्रीज कर रहा हूँ, इसका मतलब ये सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो जा रहे हैं ना। पर अगर हर एक बार ऐसा कोई भी आके डेसिमल पॉइंट के बाद सिग्निफिकेंट फार्मूला बढ़ाएगा और बोलेगा ये भी फार्मूला सही है ना, यहाँ पे 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए। नहीं, जब कोई फार्मूला बनता है, मैथमेटिकल इक्वेशन होता है ना, तभी नंबर के आगे जितने भी जीरोज रहेंगे डेसिमल के आगे, तो वो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं ना। तो ये रूल क्या है इन मैथमेटिकल, द एग्जैक्ट नंबर्स इन मैथमेटिकल ऑफ formula of various physical quantities have infinite number of significant digits। ठीक है, हाँ, सो दे कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट। इसका सॉल्यूशन क्या है, जीरोज, ये जीरोज नॉन सिग्निफिकेंट है, सॉरी मैंने जब अभी क्या कहा कि ये सभी जीरोज नॉन सिग्निफिकेंट है, आई एम रॉन्ग, सॉरी। सो सॉरी, व्हाट इज द रियल, क्या बोलते हैं रियल क्या है, दे आर ऑल इनफाइनाइट, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर इनफाइनाइट, है ना। So the number of significant digits are infinite। ठीक है, यही हमारा क्या है, लास्ट रूल है, रूल 8। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके ऊपर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, कुछ ऑपरेशंस हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, वो आपको सीखना है, एंड देन यू विल बी कंटिन्यूइंग फॉर यस द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एंड राउंडिंग ऑफ के कुछ टेक्निक्स हैं। उसके बाद एरर्स हैं, एरर्स के क्या कॉम्बिनेशंस हैं, और ये लेसन हमारा खत्म हो जाएगा। देन वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट लेसन। इसके लिए आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत बढ़िया करनी है ना।
morning students. Hi, hello, how are you? I know you are all very fine. So let's continue for our next class.